मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। ये एक लगभग 44 वर्षीय एक व्यक्ति की कुंडली है और इस कुंडली के माध्यम से हम सिर्फ एक ही चीज जानने की कोशिश करेंगे कि इस कुंडली में दाम्पत्य सुख है या नहीं है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे और नहीं है तो उसका क्या कारण है, क्यों इस व्यक्ति को दाम्पत्य सुख नहीं मिला, या ऐसा कहिए कि इनके जीवन में दाम्पत्य सुख जो है वो नहीं के बराबर है। क्या इनको मिलेगा, क्या आगे चल करके परिस्थितियां इनके अनुकूल हो जाएंगी, ये प्रश्न ये मुझसे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका जो जन्म है वो भरणी नक्षत्र में हुआ है और इनका जो तिथि एकादशी है और पाया जो है वो सोने का पाया है, स्वर्ण पाया है। अब चले आते हैं सीधा हम इनके लग्न कुंडली की तरफ चले आते हैं। तो देखिए ये 3 नंबर से कुंडली प्रारंभ होती है, अर्थात ये जो है मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली स्वामी बुध, राशि कौन सी बनती है, राशि बनती है मेष, स्वामी मंगल, यानी राशि और लग्न, लग्नेश और राशिश में मित्रता नहीं है, बुध और मंगल में मित्रता नहीं है। अब सब इनका सिर्फ प्रश्न मुझसे एक ही है, दाम्पत्य के विषय में। तो हम सीधा चले आते हैं कुंडली के सप्तम भाव पे चले आते हैं। तो मैंने आपको बताया है भाव, भावेश और भाव के कारक, इन तीनों को हम देखेंगे। तो यहां सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो कौन बनते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। वो चलेंगे कुंडली के 12वें भाव में, यानी भावेश जो है वो कुंडली के 12वें भाव में चले गए। पुरुष की कुंडली है तो पुरुष के कुंडली में पत्नी के कारक जो होते हैं वो शुक्र माने जाते हैं, तो शुक्र भी इस कुंडली में कुंडली के 12वें भाव में चले गए। ये सेकेंड नेगेटिव पॉइंट हो गया। पहला सप्तमेश का कुंडली के 12वें भाव में चले जाना और दाम्पत्य के कारक, और साथ साथ पुरुष के कुंडली में दाम्पत्य के कारक शुक्र को माना जाता है, पत्नी का कारक माना जाता है, वो भी चलेंगे कुंडली के 12वें भाव में। ये दोनों ही जो पॉइंट है वो नेगेटिव है, नकारात्मक है। अब देखते हैं सप्तम भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है। तो यहां सूर्य लगन में बैठे हैं और लगन में जब सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति इस प्रवृत्ति का हो जाता है, वो सोचता है क्या कि जो मैंने बोला वही सही है, जो मैंने किया वही सही है, सब लोग मेरी बात माने। थोड़ा सा क्रोधी प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो अग्नि है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में थोड़ा सा उग्रता लेके आ जाते हैं। अब सूर्य की दृष्टि पड़ी है कुंडली के सप्तम भाव पे, यानी कि सूर्य एक पृथकतावादी ग्रह है, पृथकता उनके अंदर है, तो सूर्य की दृष्टि का सप्तम भाव पे पड़ना यह भी नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ग्रह जहां बैठते हैं उससे ज्यादा उनका प्रभाव पड़ता है जहां वो दृष्टि देते हैं अपना। तो सूर्य का सप्तम पे दृष्टि बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि का पड़ना, सप्तम भाव के स्वामी का जाके कुंडली के 12वें भाव में बैठना और सप्तम भाव के कारक का भी जाके कुंडली के 12वें भाव में बैठना। और उससे भी नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो मंगल जो कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, इस जातक को मांगलिक बना देते हैं। तो मंगल का 12वें भाव में बैठना, जातक मांगलिक हो गया। और शुक्र पे और बृहस्पति और मंगल तीनों पे यहां से केतु देव की जो है वो 7वीं दृष्टि जाकर के कहां पड़ती है, तो कुंडली के 12वें भाव पे, ये भी नेगेटिव पॉइंट हो गया। ये सारे बिंदु जो है वो कहीं ना कहीं समस्या को दर्शा रहे हैं। जातक का मांगलिक होना, साथ ही साथ इन दोनों ग्रहों का कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाना, ये कमजोर। अब अक्सर मैंने आपको बताया है कि कुंडली में यदि 12वें भाव में शुक्र बैठे, स्वराशिगत बैठे हैं, तो शुक्र यहाँ पे अच्छा फल प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र भोग के कारक है और कुंडली का 12वां भाव जो है वो भोग का है।
तो फिर जातक को दाम्पत्य सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? मैंने हमेशा कहा है कि जब शुक्र कुंडली में बलवान हो या कमजोर हो, इन दोनों समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यहां पे कुंडली में 12वें भाव में शुक्र का होना खराब नहीं है। हर प्रकार के सुख आपको देंगे, हर प्रकार के भोग आपको देंगे, बशर्ते सत्य सिर्फ एक ही रहेगा कि इस व्यक्ति को अपने चरित्र को पकड़ के रखना पड़ेगा, इस व्यक्ति को अपने चरित्र पे पूरा संयम बरतना पड़ेगा। तो इनकी समस्या यही है कि इनकी एक विवाह पहले से हुआ था और दोबारा इन्होंने एक विवाह वापस कर लिया। अब सप्तम भाव के स्वामी जब भी कुंडली के 12वें भाव में जाए, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, तो यहां से जोड़ेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6, वो सप्तम से छठा भाव है, वो अच्छा नहीं है। तो जब भी यहाँ के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जाए तो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा, ऐसा मैंने कई सारे मेरे पास कुंडलियां हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब भी छठे भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में चले जाते हैं तो ऐसे जातक कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में जरूर फंसता है, और ऊपर से मांगलिक भी है, और हो सकता है कि जिनसे विवाह हुआ है वो मांगलिक न हो, तो ये समस्या इनके जीवन में आया। पहली स्त्री से इनको सुख तो था, उनसे इनके संतान भी हैं, लेकिन होते हुए भी पत्नी नहीं के बराबर है, क्योंकि वो अपने घर पे नहीं बल्कि अपने घर से कहीं दूर अपनी पत्नी के साथ रहते थे, और इनका जो दोबारा जो विवाह हुआ वो अपनी पत्नी के साथ एक घर में अपने रहते थे। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा यह है कि जब सप्तम भाव में द्वि स्वभाव की राशि यदि आ जाए, जैसे यहाँ पे जो धनु राशि है द्वि स्वभाव की राशि है, तो जातक को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि द्वि स्वभाव राशि जब भी सप्तम भाव पे आपकी बन गई ना, तो समझिएगा कि कहीं ना कहीं 2 विवाह होने का योग जातक का बन जाता है। और राहु और केतु के समक्ष सारे ग्रह बैठे हुए हैं और ये भाव जो है खाली है पूरा। तो काल सर्प योग का निर्माण, और मैंने आपको बताया है मेरे काल सर्प योग के विषय में बृहद वीडियो है कि काल सर्प योग जो है वैवाहिक जीवन में समस्या, विवाह को लेकर समस्या, संतान प्राप्ति में समस्या, संतान को लेकर समस्या। काल सर्प योग एक ऐसा योग है जो जातक को खुदकुशी करने तक के लिए उकसाने का कार्य करता है। जातक जो है वो सोचता है कि अब जी के क्या करना है, अब जीने का क्या मतलब है। काल सर्प योग नेगेटिविटी देता है जातक के जीवन में, क्योंकि राहु और केतु जो है उनके समस्त सारे ग्रह जो है उनके चंगुल में जब यहां फंस जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण, तो इस कुंडली में संपूर्ण काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। चौथा भाव जो है पारिवारिक सुख का है, तो राहु जब यहां बैठेंगे तो पारिवारिक सुखों में कमी लेके आएंगे, और शनि देव की दृष्टि भी कुंडली के चतुर्थ भाव पे है। जातक के भूमि देंगे, वाहन मकान देंगे, सब कुछ देंगे जातक को, लेकिन पारिवारिक सुखों में कमी रखेंगे। तो परिवार इनके पास होते हुए भी नहीं है, पत्नी होते हुए भी पत्नी दूर रहती है, यानी परिवार का सुख कहीं ना कहीं जातक को नहीं मिला। ये चौथे भाव के जो राहु है वो पारिवारिक सुखों में इनको कमी करेंगे। तो जब भी आप यहां देखिए कि द्वि स्वभाव की राशि बनी हुई है तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। विशेष तौर पे जो है जब यहाँ पे बुध की राशि और बृहस्पति की जो राशि है वही 2 स्वभाव राशि है, तो आपको यहाँ सतर्क हो जाना चाहिए, आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब मुख्य विषय पे आते हैं थोड़ा। जब इनको 11 अगस्त 2019 से जब देवगुरु बृहस्पति की दशा चली, उसके बाद इनके जीवन में समस्याओं का दौर प्रारंभ हो गया। उसके बाद पता चल गया कि हाँ इन्होंने 2 विवाह किया हुआ है, इनकी दूसरी स्त्री को पता चल गया। और मैंने आपको बताया कि जो 12वां घर है वो जेल यात्रा का भी है, कोर्ट कचहरी का भी है। तो इनके ऊपर मुकदमा जारी हुआ और इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और ये कुछ दिन पुलिस स्टेशन में जेल में बंद रहे। क्यों? क्योंकि ये कारागार का विचार भी हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो बृहस्पति की दशा, बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं इनको अपनी दशा में, क्योंकि बैठे कुंडली के 12वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं समस्या इनको मिला। शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र से नैसर्गिक शत्रु हैं। अब शुक्र के साथ बैठे हैं
तो पंचधा मैत्री के अनुसार जो है वो अति शत्रु हो गए, तो अपना फल देने में निष्फल है। अब उस वजह से कुंडली के 12वें भाव के स्वामी है, तो अब उस वजह से जातक के कर्म क्षेत्र भी प्रभाव पड़ेगा। कर्म का मालिक भी 12वें भाव बैठा है, तो ऐसे जातक के फिर कर्म के ऊपर प्रभाव, तो ये हर प्रकार से अभी परेशान है। तो सवाल ये उठता है, क्या इससे निकल जाएंगे? इनका प्रश्न है, क्या मैं सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा? तो देखिए, इनके सर्वाष्टक वर्ग में यहाँ पे 27 अंक हैं, और मैंने आपको बताया कि शुक्र भी कुंडली के 12वें भाव में भोग के कारक होकर बैठे हैं। तो समस्या सिर्फ एक ही कि जातक अपने चरित्र को संभाल के रखे तो जीवन भर कभी समस्या नहीं आएगा। हाँ, दाम्पत्य सुख इनको मिलेगा। इनकी जो दूसरी विवाह है उस पत्नी से इनका डाइवोर्स होने की बात चल रही है, डाइवोर्स इनका हो जाएगा। ये बृहस्पति की दशा में इनका डाइवोर्स हो जाएगा, और डाइवोर्स होने के बाद में जो है कोई अपनी पहली स्त्री के साथ रह सकते हैं, दाम्पत्य सुख मिलेगा। लेकिन शर्त सिर्फ मेरी वही रहेगी कि ऐसे जातक को पूरे जीवन पर्यंत अपने चरित्र को पकड़ के रखना चाहिए, नहीं तो वहां पे शुक्र बैठ के जातक को अतिशय भोगी बना देंगे, और जातक जो है वो सारे सुखों से वंचित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काल सर्प का होना, काल सर्प दोष का होना कुंडली में, वो भी चौथे भाव को लगा है और कर्म भाव को लगा है, तो जातक को पारिवारिक सुखों में समस्या लेके आएगा, और जातक कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। क्या करना चाहिए इनको? तो इनको अभी फिलहाल देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए, देवालय में जाकर के और देव दर्शन करना चाहिए, बृहस्पति से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए, इससे इनको लाभ होगा, और बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप भी इनको फायदा देगा। एक इनको हो सके तो शुक्र कारक में ओपल भी ये पहनेंगे, तब भी इसको फायदा होगा, क्योंकि इस लगन में शुक्र जो है वो पंचम भाव के स्वामी है, और कुंडली में 12वें भाव के स्वामी है, स्वराशिगत बैठे हुए हैं। तो यहाँ इनको ओपल जो है वो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा इनके मधुरता लेके आएगा। तो यदि ये उपाय ये करते हैं, भगवान गणेश की आराधना करते हैं, तो हर प्रकार के विघ्नों से इनको मुक्ति मिलेगी। तो जब भी कुंडली में आपके सप्तम भाव में द्विशुभ भाव राशि यदि आती है, द्विशुभ भाव राशि जो है बुध की राशि और देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। आपको पता है द्विशुभ भाव राशि कौन होती है? तो आपको सतर्क हो लेना चाहिए। और द्विशुभ भाव राशि यदि यहां आती है और उसके स्वामी भी यदि द्विशुभ भाव राशि में ही जाके बैठे हैं, तब तो आपको और विशेष रूप से सावधान हो जाना चाहिए। तब तो विवाह के 101% जो है वो एक विवाह कहीं ना कहीं खराब होगा, और 2 विवाह के योग आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो यकीन है विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस कुंडली के विषय में तो आप कहिए, अपना मत आप भी अपना रख सकते हैं। मैं नवांश कुंडली के बारे में आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि नवांश कुंडली में भी जो है उस यही लग्न है, और यहाँ भी सप्तम भाव के जो स्वामी बुध है, देवगुरु बृहस्पति हैं, वो जाकर के यहाँ पे बुध की राशि में बैठे हैं। और यदि आप मेष राशि जोड़ेंगे तो चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, यानी कि बुध की जो राशि है, जो कन्या राशि द्विस्वभाव की राशि है, और सप्तमेश का द्विस्वभाव की राशि में जाके बैठना, ये 2 विवाह के योग बनाते हैं। और स्पष्ट वहां भी अच्छे से है। और नवांश कुंडली मंगल अष्टम भाव में बैठा है तो जातक को मांगलिक बनाता है। तो लग्न और नवांश दोनों कहीं ना कहीं जो है जातक के इस विषय को दर्शाते हैं कि हाँ, इस जातक का 2 विवाह होना संभव है। तो आप भी सतर्क रहिए, और आपको यकीन है कि आज का विश्लेषण पसंद आए यदि, तो आप अपना राय अपना दे सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो आपका दिन मंगल इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।